जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको पॉलिटिकल एडवांस सीरीज के अंतर्गत यह आपको 8वां टॉपिक होगा। इससे पहले भी आपको क्या है कि 7 वीडियो जो है वो आपके चैनल पे जो है वो आपको अपलोड कर दी गई। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, तो आप लिंक को फॉलो करेंगे और सारे के सारे वीडियो को देख लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में जो भी आपको एडवांस फैक्टर से पूछे जाने वाले प्रश्न है वो सारे के सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, कल हम लोग 147 तक क्लियर किए थे, आज हम लोग 148 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दे रहा है 1916, उसके बाद आपको 1917, उसके बाद 1918 और 1921, ठीक है ना। तो देखिए, पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह आपको 1916 में हुई थी। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं उच्च न्यायालय से, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो आपको उच्च न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय, ठीक है ना। इस उच्च न्यायालय की जो संख्या अभी वर्तमान में वो कितनी है देश में, तो आपको 25 है। क्या है? 25 है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि उच्च न्यायालय की संख्या अभी कितनी है, तो आपको 25 है। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है वो आपको कितनी होती है, तो वह आपको 62 वर्ष है। कितने वर्ष है? 62 वर्ष है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि ये जो उच्च न्यायालय, इस उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, क्या होते हैं? न्यायाधीश होते हैं। उसकी जो सेवानिवृत्ति आयु है, क्या है? सेवानिवृत्त आयु है, वह आपको क्या है, तो वह आपको 62 वर्ष है। कितने वर्ष है? 62 वर्ष है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि मतलब कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो आपको 62 साल की उम्र में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ से आपसे प्रश्न किए जाएंगे कि भारत में जो उच्च न्यायालयों का गठन किया जाएगा, यह बात आपको संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह आपको अनुच्छेद 214 में, किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 214 में। तो याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय क्या है, कि उच्च न्यायालय के गठन संबंधित जो प्रावधान है, ठीक है ना, वह आपको आर्टिकल 214 में, यानी कि अनुच्छेद 214 में। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए कि देश का जो सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है वो आपको कौन है, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, देश का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना, कि देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो आपको कौन है। दूसरी बात, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है ना, कि सबसे नवीन जो उच्च न्यायालय है वह कौन है, मतलब कि सबसे नया उच्च न्यायालय कौन बना है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद पूछा जाएगा सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, क्या पूछा जाएगा? सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, याद रखिएगा, ठीक है ना, कि सबसे बड़ा उच्च जो आपको न्यायालय है वो आपको कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको एक ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा उच्च न्यायालय, क्या पूछा जा सकता है? सबसे छोटा उच्च न्यायालय। देखिए, तो ये क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन चीजों को अच्छे से क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले देश का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय साथियों, वह आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय, कौन है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे नवीन उच्च न्यायालय जो है वो आपको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, क्या है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। और यह देश का 25वां उच्च न्यायालय और इसका गठन 2019 में हुआ था। और ये जो कलकत्ता उच्च न्यायालय, इसका गठन आपको 1862 में हुआ था, जबकि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो है देश का सबसे नवीन उच्च न्यायालय, इसका गठन जो हुआ था वो आपको 2019 में हुआ था। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है वो आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, और इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। उसके बाद सबसे छोटा उच्च न्यायालय जो है वो आपको गुवाहाटी उच्च न्यायालय, कौन है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, और इसका गठन जो हुआ था 1948 में हुआ था। तो इन चीजों को देखना है। फिर हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो आपको बिहार राज्य से हम लोग समझ रखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए, तो बिहार जो उच्च न्यायालय है इसका जो गठन हुआ था वह आपको कब हुआ था, यानी कि पटना उच्च न्यायालय के नाम से हमेशा जानते हैं बिहार के उच्च न्यायालय को। तो यह जो गठित हुआ था 1916 में गठित हुआ था। तो वहीं आपका प्रश्न कर रहा है 148 नंबर की, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में, ठीक है ना। तो इन बातों को याद रखना है। देश का सबसे जो छोटा उच्च न्यायालय कौन है, तो वो आपको गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, और सबसे बड़ा अधिकार क्षेत्र जो है वो आपको गुवाहाटी उच्च न्यायालय का ही, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय कौन है, तो वो आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय। उसके बाद सबसे नवीन उच्च न्यायालय कौन है, तो वो आपको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है, तो वो आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के गठन संबंधित प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में? 214 में। उच्च न्यायालय की संख्या वर्तमान में कितनी है? 25 है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु होती है वो कितनी है, तो आपको 62 वर्ष है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। चलिए, अगला प्रश्न क्या करें, ध्यान से सुनिएगा कि भारत के
किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो यह है आपको दिल्ली। क्या है? दिल्ली। याद रखिएगा कि ये जो दिल्ली उच्च न्यायालय है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। इसका सबसे पहले गठन जान लीजिए कब हुआ था। तो दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। और यह मतलब कि अभी जितने भी संघ शासित प्रदेश है, ठीक है ना, उन संघ शासित प्रदेशों में क्या है कि दिल्ली का अपना क्या है कि आपको उच्च न्यायालय, क्या है? उच्च न्यायालय। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। इसके अलावा आपको क्या है कि अभी जो है जम्मू और कश्मीर जो है उसका भी क्या है कि अपना उच्च न्यायालय, ठीक है ना। तो ये जो आपके पुरानी डाटा है, उस पुराने डाटा के आधार पर इसे क्या किया गया कि सेट किया गया था आपके मतलब कि नोटबुक में, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय जो है वो आपको कहाँ है? तो आपको श्रीनगर में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। अब देखिए, अब कहा कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए, तो सबसे अधिक न्यायाधीशों की जो संख्या है वो आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, और सबसे कम न्यायाधीशों की जो संख्या है वो आपको गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। तो इन चीजों को अच्छे से समझना है। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में जो कुल उच्च न्यायालय है वो आपको अभी 25 है। कितने हैं? 25 है। तो इन चीजों को अच्छे से समझना है। अब देखिए, अब कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? मतलब कि आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो आपको न्यायाधीश होते हैं, क्या होते हैं? न्यायाधीश होते हैं, वो आपको 65 साल की उम्र में क्या हो जाते हैं कि आपको रिटायर हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं कितने साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं? तो आपको 65 साल की उम्र में। तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वह कौन थे? तो देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जो फर्स्ट आपको क्या कहते हैं कि चीफ जस्टिस थे वह कौन थे? तो देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट के यानी कि फर्स्ट सीजेआई जो थे वो आपको कौन थे? यानी कि प्रथम भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको जस्टिस जे हीरालाल कानिया। कौन थे? जे हीरालाल कानिया। तो याद रखिएगा जस्टिस जे हीरालाल कानिया, ठीक है ना। यह आपको क्या थे जानते हैं? तो यह आपको मतलब सुप्रीम कोर्ट के क्या थे कि आपको प्रथम मतलब कि मुख्य न्यायाधीश थे। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि वर्तमान में आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वह कौन है? तो वो आपको एनवी रमन्ना है। कौन है? एनवी रमन्ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे कि बताइए वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है? एनवी रमन्ना है। और यह आपको 48वें मुख्य न्यायाधीश है। इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है पहले कौन थे? तो आपको जे हीरालाल कानिया। तो फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि क्या कि सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाही का संचालन दिल्ली के अलावा अन्य जगहों पर हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो आपको क्या है कार्यवाही का संचालन जो है दिल्ली के अलावा अन्य जगहों पे भी हो सकते हैं। और ऐसा कौन कर सकते हैं? तो आपको जो सीजेआई होगा यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेकर ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा 2 बार हुआ है, एक आपको हैदराबाद में, ठीक है ना, और एक आपको श्रीनगर में, ठीक है ना। तो भारत के 2 ऐसे आपको नगर है, हैदराबाद और श्रीनगर, जहां पर आपको क्या है कि मतलब कि उच्चतम न्यायालय के कार्यवाही का संचालन जो आपको हो चुका है। और यह भारत के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति से क्या होगा? अनुमति लेना होगा। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, चाहे आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, ठीक है ना, या आपको क्या कहते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हो, इस सबकी जो नियुक्ति करते हैं वह आपको कौन करते हैं जानते हैं? तो वह आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कि सुप्रीम कोर्ट एससी जिसको बोलेंगे, ठीक है ना, इसके अलावा आपको एचसी हाई कोर्ट, इसके जो न्यायाधीश होते हैं क्या होते हैं? न्यायाधीश होते हैं। तो इस न्यायाधीश की नियुक्ति जो करते हैं कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो देखिए, तो ये जो जिला न्यायाधीश होते हैं इसकी जो नियुक्ति करते हैं वो आपको राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए पूछा जा सकता है कि बताओ कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो आपको राज्यपाल, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति जो करते हैं कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। और भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, अर्थात इसके जो माथे पर है सबसे ऊपर वो आपको कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। उसके नीचे जो है वो आपको हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के नीचे जो है वो आपको अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। क्या आते हैं? अधीनस्थ न्यायालय, जिसके अंतर्गत आपको जिला न्यायालय और इसके अलावा आपको जो सत्र न्यायालय होते हैं वो आते हैं। इसके अलावा जो उसके नीचे होते हैं
वो आपको क्या होते हैं, तो आपको मतलब कि अन्य और भी जो होते हैं आपको मतलब कि न्यायालय आते हैं, इसके अलावा आपको न्याय पंचायत ग्राम कचहरी ये सब आते हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे कि भारतीय न्यायपालिका के जो शीर्ष पर है वो आपको कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे आपको उच्च न्यायालय, और उसके बाद आपको जिला न्यायालय आते हैं। क्या आते हैं, जिला न्यायालय आते हैं। तो इन चीजों को याद रखना है। तो यहाँ से आपका प्रश्न कर रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये आपको राष्ट्रपति करते हैं। तो यह आपका सही और सटीक आंसर होगा। आगे देखिए, अब एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो यह आपको संसद के पास है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी संख्या में वृद्धि करना, उसके वेतन भत्ते इस सबका जो निर्धारण करता है वो कौन करता है, संसद करता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। अब देखिए अगला क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना, याद रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो कि आपको क्या हुआ था 1773 में, यह एक्ट जो था वो आपको भारत आया था। कितना में, 1773 में यह एक्ट भारत आया था। और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ था कि आपको कलकत्ता में, कहा, कलकत्ता में आपको ये जो सर्वोच्च न्यायालय उसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, मतलब कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वह किस एक्ट के तहत हुई थी। तो भारत में एक जो संघीय न्यायालय है, क्या है, संघीय न्यायालय, इसकी जो स्थापना हुई थी आपको भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना, याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम कहिए, क्या कहिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, किसके तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की क्या हुई थी, कि आपको स्थापना हुई थी। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछेंगे कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1773 में, किस एक्ट के तहत, तो आपको रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद है कि आपको भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो वह आपको यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इन बातों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और उसके बाद जब देश आजाद हुआ था तो आजादी के बाद क्या हुआ था कि 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि भारत में आपको सर्वोच्च न्यायालय की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक जो है कौन है, तो वह आपको सर्वोच्च न्यायालय, क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को, किसको, सुप्रीम कोर्ट को, याद रखिएगा कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है, तो संविधान का अभिभावक, क्या कहा जाता है, संविधान का अभिभावक, क्या कहा जाता है, अभिभावक, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है, अभिभावक, ठीक है ना। तो याद रखना है इसको कि सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है, तो संविधान का अभिभावक या संरक्षक कहा जाता है। तो जब भी संविधान आएगा तो संविधान से पूछे जाने वाले 2-3 प्रश्न को याद रखिएगा। जैसे संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। याद रखिएगा कि संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना, जबकि यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान जो है वो आपको दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, कि आपको लिखित संविधान है। तो याद रखना है कि भारत का संविधान कैसा है, तो आपको लिखित है, क्या है, लिखित है। और यह आपको दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा आपको लिखित संविधान है, क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और लिखित संविधान की अवधारणा जो है सबसे पहले आपको अमेरिका में पढ़ी थी। कहां पढ़ी थी, अमेरिका में पढ़ी थी। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कैग, क्या है, कैग। तो इसकी जो नियुक्ति होती है संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत, किसके तहत होती है, संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की क्या होती है, नियुक्ति होती है। और इनकी नियुक्ति जो करते हैं, कैग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत कौन करते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है ना। और भारत के जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है इसके संबंध में जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद में 148 से 151 तक। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। और ये भारत सरकार के जो आपको सार्वजनिक धन होते हैं उसी का यह क्या करते हैं कि लेखा जोखा करते हैं, क्या करते हैं, लेखा जोखा करते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। आगे देखिए, अब कहा कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है, तो यह आपको नियंत्रक व महालेखा परीक्षक में, किसमें है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक में। तो इन चीजों को अच्छे से समझना है। आगे देखिए, कह रहा है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो वे आपको राष्ट्रपति करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपसे प्रश्न में कि बताइए कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक है ना, सतर्कता आयुक्त, ठीक है ना, या आयोग, सबसे पहले ये समझिए। तो इसका जो गठन हुआ था
1965 में। याद रखिएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था? 1965 में। और यह किसकी निगरानी करता है? तो जो आपको क्या होते हैं कि लोक सेवक अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, उस लेखक लोक सेवक अधिकारियों की यह क्या करता है कि जो गंभीर मामले होती है उसकी यह जांच करता है। और ऐसा आपको 26 दिसंबर 2021 को दरोगा का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है क्या है, आयोग जो है वह आपको किसकी जांच करता है, ठीक है ना, तो वह आपको लोक सेवकों पर जो लगे भ्रष्टाचार होते हैं उस आरोप की क्या करते हैं कि आपको जांच करते हैं। ये आपको 26 दिसंबर 2021 को जो दरोगा में पूछा गया प्रश्न है फर्स्ट सिटिंग का, उसका हम एनालिसिस यहाँ पर अभी आपको करके बताएं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था? 1965 में, ठीक है ना। और इसका गठन हुआ था संथानम समिति के रिपोर्ट के आधार पर। किस आधार पर? संथानम समिति। याद रखिएगा किस समिति? संथानम, ठीक है ना। तो ये जो संथानम समिति है इसी के रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ था कि भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की क्या हुई थी, क्या आपको मतलब कि नियुक्ति हुई थी, यानी कि आयोग का गठन किया गया था। और यह लोक सेवकों पर लगे जो भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं उसकी यह क्या करते हैं? जांच करते हैं। आगे देखिए, अब कह रहा है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, तो राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होगा, ठीक है ना, राज्य का वह होता है आपको कौन? एडवोकेट जनरल। क्या होते हैं? एडवोकेट जनरल, ठीक है ना। और जबकि आपको केंद्र के अगर पूछा जाएगा तो वह होता है आपको अटॉर्नी जनरल। क्या होता है? अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना। तो राज्य का हो जाएगा महाधिवक्ता। क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता। याद रखिएगा कि राज्य का कौन होगा? तो महाधिवक्ता। क्या है? महाधिवक्ता, ठीक है ना। और जबकि केंद्र का पूछेगा तो वो हो जाएगा आपको महान्यायवादी। क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। देखिए इन चीजों को याद रखिएगा कि केंद्र के जो आपको क्या होते हैं कि सबसे बड़े विधि सलाहकार होते हैं वो कौन होते हैं? महान्यायवादी। जबकि राज्य में जो होते हैं महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता को कहा जाता है एडवोकेट जनरल, और आपको महान्यायवादी को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? तो आपको अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति करते हैं वो आपको कौन करते हैं, ठीक है ना, तो आपको राष्ट्रपति करते हैं संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत। किसके तहत? 76 के तहत। और महाधिवक्ता की नियुक्ति जो करते हैं राज्य में वो आपको राज्यपाल करते हैं, वो आपको अनुच्छेद 165 के तहत। इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। क्या होंगे? समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इसका जल्दी से क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं तो अगले टॉपिक पर क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। तो फटाफट आप लोग इसे क्लियर कीजिए। अब कर रहा है क्या? अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो आपको एडवोकेट जनरल अभी बताया था, ठीक है ना। अब कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अभी बताया था कि महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होगा वो आपको राज्यपाल के द्वारा। जबकि आपको क्या है कि महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा। था आप लोग इसे क्या कर लेंगे? रिटर्न में भी समझ जाइए। क्या कीजिए? रिटर्न में आपको समझना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे महान्यायवादी। क्या है? महान्यायवादी। तो इसकी जो नियुक्ति होती है वो आपको किसके द्वारा होती है? तो इसकी नियुक्ति जो होती है वो आपको राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। पूछा जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 76 के तहत। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 76 के तहत क्या होता है कि महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, उसकी क्या होती है कि आपको नियुक्ति होती है। क्या होती है? नियुक्ति होती है, ठीक है ना। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अभी जो महान्यायवादी है वो आपको कौन है? ध्यान से सुनिएगा। तो वो आपको के वेणुगोपाल है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि महान्यायवादी जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो देखिए, तो यह आपको देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? कि आपको देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी। अब हम कहेंगे कि सर इसको देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी क्यों कहते हैं? तो देखिए, यह राष्ट्रपति के भी कानूनी सलाहकार होते हैं, साथ साथ ये भारत सरकार के भी क्या होते हैं कि आपको कानूनी सलाहकार होते हैं। तो हमारे यहाँ जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि राज्य के केंद्र के जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, देश के जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। अब यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि क्या महान्यायवादी संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो देखिए, ये जो महान्यायवादी होते हैं वो आपको संसद की कार्यवाही में क्या है? संसद की कार्यवाही में क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? वोट नहीं कर सकते। मतलब कि संसद की कार्यवाही में तो ये भाग ले सकते हैं, लेकिन जब वोटिंग की बात आएगी तो महान्यायवादी जो है वो आपको वोटिंग नहीं कर सकता है। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। अब आइए, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो आपको क्या देखना है? तो देखिए, एक है अभी बताया थे महाधिवक्ता। क्या है?
महाधिवक्ता, तो इसको आपको रिटेन समझ लेना है। तो देखिए, तो ये जो महाधिवक्ता है इसकी जो नियुक्ति होती है वो आपको किसके द्वारा होती है, तो राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो आपको 165 के तहत। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है, ठीक है ना, अनुच्छेद 76, और महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो आपको अनुच्छेद 165। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। महान्यायवादी केंद्र स्तर पे होते हैं, महाधिवक्ता जो है वो आपको राज्य स्तर के होते हैं। क्या होते हैं, राज्य स्तर के होते हैं। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। तो प्रश्न पूछ ले कि देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी, तो क्या कहेंगे, महान्यायवादी। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, तो वो आपको महाधिवक्ता, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझ लेना। आगे चलिए, देखिए अगला प्रश्न करा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो अभी बताएं अनुच्छेद 76 के द्वारा, ठीक है ना। आगे देखिए, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है, तो वह आपको महान्यायवादी। कौन है, महान्यायवादी। अभी बताएं कि संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। अब देखिए, अब कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। तो अभी बताएं कि भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं कौन होते हैं, महान्यायवादी होते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए, अब कह रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है, तो वह आपको लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। यानी कि यही प्रश्न किया जा रहा है कि लोकसभा में किसी दल के नेता को विपक्ष का दर्जा कौन देगा, तो लोकसभा अध्यक्ष। और याद रखिएगा 2014 से लेकर अब तक लोकसभा अध्यक्ष जो है, ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा में जो आपको विपक्ष का जो पद है वो आपको खाली है। मतलब कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो लोकसभा के कुल सीटों का आपको क्या है कि 1/10 सीट प्राप्त किया हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको लोकसभा में किसी भी आपको राजनीतिक दल को विपक्ष का दर्जा प्राप्त होने के लिए कम से कम उसके पास क्या है कि आपको 55 संसद का होना जरूरी है। यानी कि 1/10 संसद का होना जरूरी है। लेकिन अब तक भारत में, ठीक है ना, कि 2014 से लेकर अब तक आपको कोई भी ऐसा दल नहीं है जो आपको लोकसभा में क्या है कि आपको 55 सीटें जो है वो आपको प्राप्त किया हो, ठीक है ना। तो 2014 से लेकर अब तक जो है लोकसभा में क्या है कि आपको विपक्षी दल का जो पद होता है, ठीक है ना, विपक्ष के जो नेता है उसकी क्या है कि आपको कमी है। क्या है, कमी है। मतलब कि औपचारिक रूप से है लेकिन आपको जो संवैधानिक मान्यता है उसके आधार पर नहीं है। तो देखिए, तो वही प्रश्न कर रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के किसी दल को नेता के रूप में मान्यता कौन देते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। और अभी जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है, याद रखिएगा, तो वह आपको यानी कि ओम बिरला है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो आपको कौन है। तो देखिए, तो वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो आपको ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला है। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो आपको जीबी मावलंकर। कौन थे, जीबी मावलंकर। और जीबी मावलंकर को क्या कहा जाता है जानते हैं, लोकसभा का पिता। क्या कहा जाता है, लोकसभा का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा कि लोकसभा का पिता किसे कहा जाता है, जीबी मावलंकर को। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए, तो प्रथम महिला जो लोकसभा अध्यक्ष है वो आपको कौन है, तो आपको मीरा कुमार है। कौन है, मीरा कुमार। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। मीरा कुमार 2009 से लेकर 2014 तक, कितना तक, 2009 से लेकर 2014 तक, यानी कि 15वीं लोकसभा की क्या रही थी, अध्यक्ष रही थी। हालांकि 16वीं लोकसभा की जो अध्यक्षता एक महिला नहीं किया था, जिनका नाम है सुमित्रा महाजन, जिनको हम लोग ताई के नाम से जानते हैं, और इनका संबंध मध्य प्रदेश से। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। देखिए, अब कह रहा है कि लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो वो आपको जीबी मावलंकर। कह रहा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपको जीबी मावलंकर थे। तो यहाँ से इसको क्लियर कर लेना। अब देखिए, अब कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन मतलब कि बुलाता है, तो वो आपको राष्ट्रपति। तो जब भी आपके पास प्रश्न आए संयुक्त अधिवेशन से, क्या है, संयुक्त अधिवेशन से, तो संयुक्त अधिवेशन से आपको 2-3 प्रश्न जो होते हैं पूछे जाएंगे कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत, तो यह आपको अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं, तो यह आपको राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन इसकी अध्यक्षता जो करते हैं, क्या करते हैं, अध्यक्षता, ठीक है ना। तो इसकी जो
अध्यक्षता करते हैं, क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, वो आपको कौन करते हैं, तो याद रखिएगा कि इसकी जो अध्यक्षता है वो आपको कौन करेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि बताइए कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो वे आपको मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाए जाते हैं, 108, ठीक है ना। संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है ना, कभी भी बुला सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कभी भी बुला सकते हैं, ठीक है ना। या संसद के किसी भी सदन की बैठक को वह कभी भी बुला सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये क्या होते हैं कि आपको पावर होते हैं, क्या होते हैं, पावर होते थे। इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। सामान्यतः संयुक्त अधिवेशन जो होते हैं कब बुलाए जाते हैं, तो जब आपको नवगठित लोकसभा जब आते हैं तब, ठीक है ना। जैसे कि जब नए लोकसभा का गठन होगा तो उस समय संयुक्त अधिवेशन जो होते हैं बुलाए जाते हैं। इसके अलावा आपको क्या होता है कि कोई सत्र शुरू होता है उससे पहले भी आपको राष्ट्रपति बुला सकते हैं। मतलब सीधे समझ लीजिए कि आपको संयुक्त अधिवेशन जो है, ठीक है ना, वो आपको राष्ट्रपति कभी भी बुला सकते हैं, ठीक है ना। या आप ये भी कह सकते हैं कि सामान्यतः संयुक्त अधिवेशन कब बुलाए जाते हैं, तो जब आपको किसी साधारण विधेयक पर क्या हो कि मतभेद होता है तब आपको अधिकांशतः क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन जो होते हैं वो आपको बुलाए जाते हैं। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि क्या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकते हैं, तो नहीं बुलाया जा सकते, ठीक है ना। इसके अलावा आपको प्रश्न ये भी किया जा सकता है कि बताइए कि धन विधेयक और आपको जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उस पर राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो आपको नहीं कर सकते। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। आगे देखिए, अब करा कि निर्णायक मत देना किसका अधिकार है, तो देखिए निर्णायक मत जो देते हैं वो आपको ऑप्शन करा है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। यानी कि जब किसी विधेयक पर मत टाई हो जाए, क्या हो जाए, टाई हो जाए, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा कि आपको लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो आपको क्या कर सकते हैं कि निर्णायक मत जो है वो आपको दे सकते हैं, मे भी अनुच्छेद 100, ठीक है ना, देख लीजिएगा वैसे, ठीक है। आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो देखिए, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र जो देता है उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो करता है लोकसभा के सदस्य करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि लोकसभा अध्यक्ष, क्या पूछा जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष क्या है, अध्यक्ष। इसके अलावा आपको क्या है कि लोकसभा के जो उपाध्यक्ष है, क्या है, उपाध्यक्ष, इसका चुनाव जो करता है वह कौन करता है, तो याद रखिएगा कि इसका जो चुनाव करता है ना वह आपको लोकसभा सदस्य करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा सदस्य। अपने में से ही किसी को अध्यक्ष और अपने में से किसी को उपाध्यक्ष चुनते हैं अनुच्छेद 93 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 93 के तहत। इसका मतलब हो गया कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो आपको अनुच्छेद 93 के तहत होता है, और लोकसभा अध्यक्ष को किसी प्रकार की कोई शपथ जो होती है वो आपको नहीं दिलाई जाती है। बस वे आपको क्या होता है, संसद के सदस्य के रूप में, लोकसभा के सदस्य के रूप में वो क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, अध्यक्ष के रूप में नहीं, ठीक है ना। तीन बातों को भी आपको अच्छे से समझना है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं, तो यह आपको 7 व्यक्ति, और यह 7 व्यक्ति कौन कौन है, आइए। तो इसमें सबसे पहले होंगे सरदार पटेल, क्या होंगे, सरदार पटेल। यानी कि भारत के 7 व्यक्ति जो है आपको उप प्रधानमंत्री पद पर अब तक क्या है कि आपको पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले कौन होंगे, सरदार पटेल, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के आपको प्रधानमंत्री कार्यकाल में ये क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। दूसरे हो जाएंगे आपको मोरारजी देसाई। कौन हो जाएंगे, मोरारजी देसाई। तो याद रखिएगा कि मोरारजी देसाई जो थे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में क्या थे कि आपको उप प्रधानमंत्री थे। इसके बाद जो है आपको चौधरी चरण सिंह, कौन है, चौधरी चरण सिंह। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो चौधरी चरण सिंह जो है वो आपको मोरारजी देसाई सरकार में क्या हुए थे कि आपको उप प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद है जगजीवन राम, कौन है, जगजीवन राम, ठीक है ना। तो देखिए, तो जगजीवन राम जो है वो आपको मतलब क्या कहते हैं कि मोरारजी देसाई के समय में ही क्या हुए थे कि आपको उप प्रधानमंत्री बने थे। मतलब मोरारजी देसाई जब आपको प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बने थे। एक चौधरी चरण सिंह जो कि आपको कहते हैं वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे, जगजीवन राम जो कि आपको कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे। इसे भी याद रखना है। इसके बाद है आपको यशवंत राव चौहान, क्या है, यशवंत राव चौहान। तो ये जो बने थे चौधरी चरण सिंह के मतलब कि कार्यकाल में ये आपको उप प्रधानमंत्री बने थे, इसे भी याद रखना है। उसके बाद है आपको ताऊ देवीलाल, कौन है, ताऊ देवीलाल, ठीक है ना। तो देवीलाल जी जो है वो आपको उप प्रधानमंत्री बने थे आपको बीपीसी के मतलब कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल में। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं चंद्रशेखर के कार्यकाल में भी आपको उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। उसके बाद है आपको जो 7वां व्यक्ति है वो है आपको लाल कृष्ण आडवाणी। कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये जो आडवाणी जी है यह जो आपको बने थे वह किस प्रधानमंत्री के समय में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। और भारत में उप प्रधानमंत्री पद का जो व्यवस्था है वो आपको संविधान में नहीं
नहीं है। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री पद के बारे में चर्चा नहीं की गई है। जब गठबंधन की राजनीति होती है, क्या होती है, मतलब राजनीति होती है, जब आपको कई पार्टियों से मिलीजुली सरकार बनती है, तब ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि आपको राजनीतिक दलों को, सहयोगी दलों को खुश करने के लिए ऐसे पद को क्या होता है, सृजित किया जाता है। लेकिन संविधान में इसका उल्लेख जो है कहीं नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये प्रथम गृह मंत्री भी थे मोरारजी देसाई। याद रखिएगा कि ये भी आपको इंदिरा गांधी के समय में उप प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि बाद में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का श्रेय जो जाता है वो आपको मोरारजी देसाई को ही जाता है। चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना, इनके जन्म दिवस पर आपको क्या होता है, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इन बातों को याद रखना है। और चौधरी चरण सिंह का संबंध जो उत्तर प्रदेश से है, और यह प्रधानमंत्री बनने से पूर्व क्या थे कि आपको मतलब कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यह आपको रह चुके थे। इन बातों को याद रखना है। जगजीवन राम, केंद्र में सर्वाधिक दिनों तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड जो है इनके पास है। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो इसमें से आपको उप प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति जो है, इसमें आपको मोरारजी देसाई है और आपको कौन है, चौधरी चरण सिंह है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। आगे देखिए, कह रहा कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उप प्रधानमंत्री। अब देखिए, कह रहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो देखिए, तो सबसे पहले अगर आपको समझना है अनुच्छेद 74 को, किसको है, अनुच्छेद 74 को, तो अनुच्छेद 74 जो है इसमें क्या होगा कि आपको एक मंत्री परिषद होगा, यानी संघीय मंत्री परिषद के बारे में इसमें क्या है कि आपको चर्चा की गई। अब हम यहाँ से बात करेंगे कि जो मंत्री परिषद है यह किस लिए होता है, ठीक है ना। तो देखिए, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है ना, जिसके मुखिया होंगे आपको प्रधानमंत्री। कौन होंगे? प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो इन बातों को याद रखना है। उसके बाद अनुच्छेद 75 में कहा गया है क्या कि आपको प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करेंगे वो आपको राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। देखिए, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करेंगे कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, अनुच्छेद 75 के तहत। और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी जो नियुक्ति करेंगे वो आपको राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा कि मंत्री परिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से, कैसे है, सामूहिक रूप से, ठीक है ना, ये आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं? लोकसभा के प्रति। वहीं अगर व्यक्तिगत रूप से कहा जाए कि मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो आपको राष्ट्रपति के प्रति। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वह आपको लोकसभा के प्रति, जबकि व्यक्तिगत रूप से आपको राष्ट्रपति के प्रति। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है, समझना है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि संघीय मंत्री परिषद उत्तरदायी होते हैं, तो वो आपको लोकसभा के प्रति होते हैं। अभी बताया मंत्री परिषद के कितने मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, तो वो आपको 3 स्तर के होते हैं। तो देखिए, तो कौन कौन होते हैं, तो एक तो सबसे पहले हो जाएगा केंद्रीय मंत्री। क्या हो जाएगा कि आपको केंद्रीय मंत्री, क्या हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री। उसके बाद हो जाएगा आपको स्वतंत्र प्रभार। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र प्रभार। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र प्रभार मंत्री। और एक हो जाएगा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। क्या है? स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। इसके अलावा आपको उप मंत्री भी होते हैं। क्या होते हैं? उप मंत्री भी होते हैं। लेकिन सामान्यतः समझ लीजिए कि मंत्री के आपको 3 टाइप होते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको एक केंद्रीय मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, एक आपको स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये सभी मंत्री जो होते हैं वो आपको केंद्रीय मंत्री के कार्यों में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक आपको मंत्री रह सकता है, तो 6 महीना तक। क्योंकि अभी बताए थे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आपको मंत्री बन सकता है, लेकिन उससे 6 माह के अंदर क्या होगा कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो राज्य में बनता है तो राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना क्या है कि आपको जरूरी है। तो इन बातों को अच्छे से याद रखना है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो देखिए मंत्रिपरिषद की बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो आपको प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। अब कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी, तो वो आपको ब्रिटेन में। और आपको बताया था कि भारत का जो संसदीय प्रणाली है वो आपको ब्रिटेन से प्रेरित है। तो याद रखिएगा कि भारत में जो संसदीय प्रणाली है, क्या है, संसदीय प्रणाली, वो आपको कहां से प्रेरित है, तो वो आपको ब्रिटेन से प्रेरित है। कहां से प्रेरित है? ब्रिटेन से प्रेरित है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब कह रहा है कि भारत क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत। देखिए, तो आज हम लोग क्या किए हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, पूरे के पूरे आपको
यानी कि 181 जो एडवांस क्वेश्चन था, ठीक है ना, उन सारे क्वेश्चन का हम लोग क्या कर लिए, एनालिसिस कर लिए। क्या कर लिए, एनालिसिस कर लिए। और आप इस 8 वीडियो को अगर कंटिन्यू देखते हैं, ठीक है ना, या आप इसको मतलब क्या कहते हैं, फॉलो करते हैं सारे के सारे वीडियो से जो भी चीज बताई गई है, तो आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें पूछे जाने वाले जो एडवांस फैक्ट के अंतर्गत आने वाले जो भी प्रश्न होंगे, उम्मीद है कि आप उसे क्लियर कर लेंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे आपसे एक कुछ नए टॉपिक के साथ, किसी अन्य सब्जेक्ट के जो टॉपिक होंगे उसके साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सबों से शुभ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।